किसान भाइयों नमस्कार। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर अखिल वर्मा सर से। वो स्कॉश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पदवी पे है और वो एग्रोनॉमिस्ट है। और आज वो हमारे साथ कुछ बातें साझा करने वाले हैं और वो आज हमें बताएंगे हाइब्रिड नेपियर की खेती कैसे की जाती है। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि सभी किसान भाई और पशुपालकों को पता है, वो एक हमारे उनके पास चुनौती रहती है कि वो हरा चारा किस तरह से उपलब्ध करवा पाएँ अपने पशुओं को पूरा साल। लेकिन पूरा साल वो हरा चारा उपलब्ध इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि जितनी भी मुख्य फसलें हैं हरे चारे की, जैसे कि मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये जब हम खरीफ में लगाते हैं तो उसके बाद रबी की दूसरी फसल आने में समय लग जाता है। ऐसा ही रबी के साथ होता है। जब हम रबी की फसल लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो अगले साल उसकी फिर कटाई हो जाती है अप्रैल में, फिर अप्रैल से जून तक उनको हरे चारे की कमी हो जाती है। इस हरे चारे की कमी पूरी ना पड़े, हमें हरा चारा प्रचुर मात्रा में पूरा साल मिलता रहे, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक फसल निकाली है, खोजी है, जिसको कि हम नेपियर बाजरा हाइब्रिड कहते हैं। किसान भाइयों, जिस फसल के सामने मैं इस वक़्त खड़ा हूँ, ये नेपियर बाजरा हाइब्रिड ही है। अब मैं आपको विस्तृत रूप से नेपियर बाजरा हाइब्रिड के बारे में बताता हूँ, ये फसल है क्या? और इसको किस लिए किसानों को उगाना चाहिए और ये दुधारू पशुओं पे किस तरह से उनकी दूध की उत्पादकता में वृद्धि करती है। देखिए किसान भाइयों, ये जो फसल है, इसको ये बहुत ही ड्रॉट टॉलरेंट है, जिसको कहते हैं ये सूखा को भी बर्दाश्त कर सकती है और ये बहुत से क्लाइमेट्स में हो सकती है। जहाँ पे सिंचाई का प्रबंधन जो है वो एश्योर्ड इरिगेशन है, यहाँ पे वहाँ पे भी इसको उगाया जा सकता है पूरे साल भर। और जहाँ पे रेनफेड एरिया है, यानी कि यहाँ पे खेती जो है वो बारिश पर ही निर्भर होती है, वहाँ पे भी हम इसको सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। अब इसके उगाने की विधि क्या है? किसान भाइयों, इसको उगाने के लिए हमें इसकी जड़ों जड़ें हैं जिसको रूट स्लिप्स बोलते हैं, या तो वो चाहिए या इसकी टहनियाँ चाहिए। जो उसके ऊपर स्टेम्स है ना, स्टेम कटिंग बोलते हैं उसको, उसकी स्टेम्स चाहिए या इसकी जड़ें चाहिए। अब इसकी स्टेम्स कितनी चाहिए? हमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको 18 से 20 हज़ार स्टेम्स चाहिए प्रति हेक्टेयर के हिसाब में। और इसकी जो स्टेम कटिंग्स हैं, अगर वो हमने इसको स्टेम से लगाना है तो हमें 18 से 20 हज़ार इसकी स्टेम कटिंग्स चाहिए। लेकिन स्टेम कटिंग्स में एक बात याद रखनी है, जिस जिस भी उसमें स्टेम में कम से कम 3 गांठें हो, और उसी को हम उगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। कम से कम 3 गांठें होनी चाहिए। हमने इसको मिट्टी के अंदर कम से कम भी इतना दबाना है कि कम से कम एक गांठ उसकी जो है, और एक गांठ और एक बड साथ में उसकी जो है थोड़ी सी ओपन रहे, बाकी का हिस्सा मिट्टी में हो। और मिट्टी में इसको 30 डिग्री के एंगल पे ही लगाना चाहिए अगर अच्छी हमने फसल लेनी है। और रूट स्लिप्स को तो हम सीधा ही लगा सकते हैं रूट्स में। अब इनकी स्पेसिंग कितनी चाहिए, इनमें अंतराल कितना चाहिए, फासला कितना चाहिए? इसमें कम से कम 80 सेंटीमीटर लाइनों में लगानी चाहिए, और 50 सेंटीमीटर इसको प्लांट टू प्लांट उगाना चाहिए। लेकिन अगर ये मुख्य फसल के तौर पे लगानी है हमने, अगर इसमें हमने इंटरक्रॉप भी करनी है, तो इसका जो फासला है आपस में लाइनों का, वो 120 सेंटीमीटर कर देना चाहिए, और प्लांट टू प्लांट का फासला जो है 60 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। अब ये एक ऐसी फसल है जिसमें कि हम इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं। इसमें हम जो मुख्य हमारी फसलें हैं जो हम साल दर साल लगाते हैं, वो है बरसीम, ओट्स। ये भी हम इसकी स्पेसिंग के अंदर, इसमें जो फासला है पौधों का और लाइनों का, उसमें हम इसको लगा पाते हैं। और जो खरीफ में भी हम इसको मक्का, बाजरा और ज्वार हम इसमें उगा सकते हैं, एज ए इंटरक्रॉप जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमने इसको मुख्य फसल के रूप में लेना है, एक ही फसल लेनी है, तो हम इसको इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम करेंगे, 80 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन, और 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जो है उसकी प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग आएगी। अब किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको लगाना क्यों है, इसका कारण क्या है लगाने का? इसको उगाने का कारण सिर्फ ये है कि हम इससे ये वो पेरिनियल फोडर इसको बोलते हैं। ये साल दर साल चलता है। एक बार हम इसको उगा दें तो ये 5-6 साल तक अपनी भरपूर फसल देता है। और लेकिन जो दूसरी हरा चारा की फसलें हैं, जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बरसीम हो गया, ओट्स हो गया, ये सब फसलों का जो है वो हम 6 महीने तक ही ले पाते हैं, क्योंकि ये 1 साल की फसलें हैं। ये साल दर साल चलने वाली फसल है। इसीलिए जब भी हमारे पास, किसानों के पास
हरा चारा की कमी होती है, तो हम इस फसल से उस समय, जब इस समय हरा चारा नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा फील्ड है जो जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे बाजरा, ज्वार और मुख्य ज्वार लगी थी, उसके साथ मिक्स किया गया था बाजरा और मक्का। ये सब इस वक़्त ख़त्म हो गई हैं और हरा चारे के नाम पे ये फसलें नहीं हैं। अब हरे चारे के नाम पे हमारे पास ये वाली फसल, जिसको कि हम नेपियर बाजरा हाइब्रिड कहते हैं, इससे हम अपने हरे चारे की आपूर्ति कर रहे हैं। अब इसका मृदा प्रबंधन क्या होगा? इसका मृदा, ये एक बहुत से मतलब वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उगाया जा सकता है। आप देखिए कि सॉइल की पीएच अगर 5.5 से लेकर 8.2 तक है, 4.5 से, बल्कि 4.5 से लेकर 8.2 तक है, तो इस मृदा की इस इतनी बड़ी पीएचडी में अम्लीय और क्षारीय दोनों मिट्टियों में इसको लगाया जा सकता है। एसिडिक सॉइल में भी लगाया जा सकता है और जो दूसरी अल्कलाइन सॉइल्स हैं उसमें भी इसको उगाया जा सकता है, सक्सेसफुली उगाया जा सकता है। और इसको पानी भी बड़ा कम चाहिए, इसका रूट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बार ये एस्टेब्लिश कर जाए, एक बार ये उग जाए तो फिर इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती। शुरुआत में इसको जब 15 दिन जब इसको उगाया जाता है, तो शुरुआत के 10-15 दिन के अंतराल पे इसको पानी की आवश्यकता रहती है। वो भी गर्मियों में इसकी थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और लेकिन अगर इसको बरसात में लगाया जाए, इसको उगाने के दो समय हैं साल में। एक तो जून टू जुलाई है, जब कि हमारी बरसात शुरू हो जाती है, और यहाँ दे उसको मार्च टू अप्रैल में उगाना चाहिए। लेकिन मार्च टू अप्रैल में जब इसको लगाएंगे तो तब पानी के प्रबंधन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए शुरुआत के 50 दिन। इसको 50 दिन से नीचे इसकी कटाई नहीं करनी चाहिए। 50 दिन से इसके नीचे कटाई करेंगे तो 50 दिन की से कम आयु की क्रॉप में इसमें ऑक्ज़लेट होते हैं, जो कि पशुओं के, दुधारू पशुओं को की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए इसको कम से कम 50 से 60 दिन होनी होनी चाहिए इसकी फसल, जब इसकी हम कटाई करें। 60 दिन में हमें भरपूर मात्रा में इसका हरा चारा प्राप्त हो सकता है, और इसमें यील्ड जो है, इसकी पैदावार जो है हरे चारे की, वो कम से कम 100 से 150 टन प्रति हेक्टेयर आती है। 100 से 150 टन प्रति हेक्टेयर। इसको कभी भी जानवरों को जो है सीधा ही नहीं खिलाना चाहिए हरा चारा, इसको मिक्स करके खिलाना चाहिए भूसा के साथ हमेशा, ताकि जानवरों की सेहत अच्छी रहे, उन्हें ग्रीन फॉडर के साथ-साथ रफेज भी पूरा प्राप्त होता रहे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो खेती है हाइब्रिड नेपियर में की, इसमें फर्टिलाइज़र कौन-सा और किस मात्रा में डाल सकते हैं? डॉक्टर सूरज, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें जो मृदा का और जो मृदा नहीं बल्कि उर्वरक और जो है देसी खाद का प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए। देसी खाद जो है कम से कम 10 टन प्रति हेक्टेयर इसमें डालनी चाहिए, और जो है इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसको 80 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फास्फोरस इसमें 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आना चाहिए, पड़ना चाहिए इसको। और जो है इसमें पोटाश जो है वो 20 किलो प्रति हेक्टेयर ही होती है। नाइट्रोजन को हमें इसी हिसाब से देना चाहिए। हमें नाइट्रोजन के स्प्लिट्स बना लेने हैं। स्प्लिट्स माने यानी उसको तोड़ देना है, डिफरेंट उसकी डोज़ेज़ छोटी-छोटी करके। इसमें प्रथम डोज़ जो है नाइट्रोजन की वो हम 20 किलो प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं, और बाकी जो पूरा फास्फोरस और पूरा पोटाश जो है उसको बुवाई के समय भी हम खेत में दे देंगे। और जो बाकी बची नाइट्रोजन है उसके हम इस तरह से स्प्लिट्स करेंगे कि हर कटाई के बाद हम नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे। सर, मेरा एक प्रश्न है, ये जो हाइब्रिड नेपियर है, इसमें और जो सिंपल नेपियर होता है, उसमें क्या-क्या डिफरेंस है? डॉक्टर सूरज, ये जो नेपियर हाइब्रिड है, ये दरअसल क्रॉस है नेपियर ग्रास का और साथ-साथ में बाजरा का। इसमें नेपियर ग्रास के गुण भी शामिल हुए हैं, और साथ में बाजरा के गुण भी शामिल हुए हैं। अब नेपियर ग्रास के क्या गुण थे? नेपियर ग्रास के गुण थे कि इसका झाड़ अच्छा बनता था, इसके टिलर्स ज़्यादा आते थे, और ये पेरिनियल था। ये कि एक बार इसको उगा दो तो साल दर साल ये चलता था। लेकिन बाजरा जो था, वो बाजरा जो है 6 महीने में ही हम उगाते हैं, और 6 महीने में ही उसका वो फसल समाप्त हो जाती है। तो नेपियर के गुण आ गए इसमें, और बाजरा का गुण था कि उसकी पत्ती चौड़ी थी और साथ में उसके पत्ते नरम थे, जो कि जानवरों को खाने के लिए अच्छे रहते हैं। चेफिंग में भी उन पत्तों की आसानी हो जाती है, और जानवरों को भी वो ये इसके नरम पत्ते जो है अच्छे लगते हैं। बल्कि नेपियर में ऐसा नहीं था। नेपियर ग्रास में, जिसको कि एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, उसके पत्ते कड़े थे, जिस वजह से जानवर और किसान दोनों ही किसानों को हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, जानवरों को खाने में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए इसको साथ बाजरा का क्रॉस किया गया, ताकि इसके पत्ते नरम हो जाएँ, चौड़े हो जाएँ, पैदावार अच्छी हो,
और नेपियर के गुण जो हैं, जो पेरिनियल इसकी नेचर है, वो आ जाए इसमें और ज़्यादा झाड़ आ जाए। बाजरा का आपको पता है कि ज़्यादा झाड़ नहीं आता, उसमें 2 या 3 टिलर्स ही आते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे टिलर्स हैं। एक इसके मुंड में कम से कम 150 से लेकर 100 तक टिलर्स होते हैं और इतनी ही इसमें रूट स्लिप्स होती हैं, जड़ें निकलती हैं। डॉक्टर अखिल वर्मन सर, आपने जो जानकारी दी है हमारे फार्मर के साथ शेयर की है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इस जानकारी के भरोसे आप साल भर जो हरे चारे की आपूर्ति होती है वो पूरी करेंगे, यही हम आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद।